पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। ALTN अल्टर्न एनर्जी, अगर इनके रिजल्ट्स देखें तो इनका रेवेन्यू कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं कमा रहे, इनकी सब्सिडरी कमाती है, वो इनको डिविडेंड देती है तो अदर इनकम में आ जाता है और इनकी इनकम बनती है और ये भी उसी में से फिर डिविडेंड देते हैं। अब वो देखें जी, पिछले क्वार्टर में 4.7 थी और 6 महीने में 9.4 हो चुकी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगले क्वार्टर्स में भी ऐसे ही चलेगी। वो जब इनको डिविडेंड देंगे तो इनकी इनकम होती है और वो डिविडेंड तब देते हैं जब उनको हुकूमत से अच्छे खासे पैसे मिल जाएं। अब अगर ट्रेंड को देखें तो ये देखें, इसका ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है। अब पिछले 2 क्वार्टर से पहले के 3 क्वार्टर्स देखें तो देखें उनकी कोई इनकम नहीं थी, जैसा हमने आपको कहा। लेकिन यही देखें कि 22 में कितनी ज्यादा इनकम होगी थी और 18 रुपए पर शेयर की इनकम थी और साथ ही इन्होंने 18.5 रुपए का डिविडेंड दे दिया। अभी भी ये जो इनकम हुई है ये सारा का सारा डिविडेंड ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप ये मत समझें कि इस पैसे में से आगे कोई पैसे देंगे। आगे कोई डिविडेंड तभी देंगे जब इनको इनकी सब्सिडरी रूश से पैसे मिलेंगे, और क्योंकि वो हमें पता नहीं चलता कि कब पैसे मिलेंगे और कब ये डिविडेंड देंगे, तो इसमें कोई भी पोजीशन बनानी है तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं, क्योंकि जब ये अनाउंस कर देते हैं उसके बाद ये हाथ में नहीं आता, और जब डिविडेंड नहीं देते तो इसको कोई पूछता नहीं है। तो इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर लें। तो इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि आगे कितनी इनकम होगी और कितनी डिविडेंड होगी। तो उसके लिए हम जो है पहले इसके ना कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स का भी एनालिसिस करते हैं, वहां से कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। अब ये देखें जी, कंसोलिडेटेड में इस क्वार्टर में इनकी ईपीएस आई है ये जी 2.97 और 6 महीने में 3.86 है, यानी कि पिछले क्वार्टर में इतनी अच्छी नहीं थी ईपीएस। पिछले क्वार्टर में कॉस्ट कुछ ज्यादा थी, इस मर्तबा कॉस्ट कम है। इसकी वजह तो हमें नहीं पता, शायद ये बात हो कि इस मर्तबा, लेकिन ये है उस वजह से इस क्वार्टर में ईपीएस थोड़ी ज्यादा आई है और पिछले क्वार्टर में कम थी। अगर ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड इनका देखें, ये बीच में ना अगर पिछले क्वार्टर को इग्नोर कर दें तो उससे पहले भी 3-3 के आसपास तकरीबन ईपीएस चल रही थी। तो अभी कहना मुश्किल है कि क्या मसला हुआ था Q1 में और आगे कैसा चलेगा, लेकिन एक अंदाजा लगाते हैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके कि 23 में तो 11-12 रुपए की ईपीएस थी, 24 में एक अंदाजा लगाते हैं कि तकरीबन 9 रुपए की ईपीएस बनेगी। अब ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एक अंदाजा लगाते हैं। अब यहां से हमें समझना जरूरी है कि ये वो कंपनी है कि इसको जब भी हुकूमत से पैसे मिलते हैं तो इनकी जो सब्सिडरी है वो अपनी पेरेंट कंपनी को पैसे दे देती है और ये अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे देते हैं। और जब वो पैसे मिलते हैं वो आम बंदे को पता नहीं चलता, तो ये किसी के हाथ में आता नहीं है तब, वरना एक एक साल ये वहीं पे पड़ा रहता है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हवाले से आप ये सोचें कि अगर इनकी इस साल में कुछ इनके पुराने रिसीवेबल्स भी होंगे और अभी इनकी अगर इस साल में 9 रुपए की अर्निंग होती है, तो आने वाले सालों में ये 9 रुपए जब भी हुकूमत से इनको मिलेंगे वो फौरन अपने शेयर होल्डर्स में उसको बांट देंगे। तो इन्होंने अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी कहा हुआ है कि खुद तो कोई बिजनेस अभी नहीं कर रहे, इनसे कोई बिजली नहीं ली जा रही, लेकिन ये अपनी सब्सिडरी की वजह से कमाते जाएंगे आगे। तो हमें लगता है कि अगले आने वाले, और इसका एग्रीमेंट भी हमें लगता है 2030 से आगे चलेगा, तो हमें लगता है कि आने वाले सालों में ये कम अज कम ऑन एवरेज 6 रुपए का डिविडेंड सालाना देंगे। ये भी हो सकता है कि अगले 2 साल कोई डिविडेंड ना दें अगर हुकूमत से पैसे नहीं मिलते और इकट्ठे फिर 12-13 रुपए दे दें। तो इसको लॉन्ग टर्म में लेके हमें लगता है कि रख लेना चाहिए। फिर भी एवरेज अर्निंग इसकी अगर 9 रुपए चलती रहती है और 6 रुपए का डिविडेंड देते हैं तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 2 है, डिविडेंड तकरीबन 30% है, और बुक वैल्यू तो यहां से इसकी पता नहीं चलेगी क्योंकि अपने एसेट्स इनके हैं नहीं, बुक वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ये मूवमेंट नहीं होती, जब मूड खराब हो तो बहुत नीचे भी चला जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको क्यों पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। ज्यादा नहीं डालना चाहते तो थोड़ा बहुत जरूर लेके रखा जा सकता है। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।
आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। NCPL निशात चुनिया पावर लिमिटेड, अगर इनके रिजल्ट्स को देखें तो इस क्वार्टर में इनकी EPS थोड़ी कम हुई है क्योंकि सेल्स भी कम हुई हैं 2.83, लेकिन 6 महीने में काफ़ी मुनासिब है, 6.5 की है। इसके ट्रेंड को देखें तो यही देखें कि सेल्स दिसंबर में Q4 में यानी कि थोड़ा कम होती हैं, हिस्टोरिकली भी अभी भी कम हुई हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। 22 में 6 रुपये 80 पैसे की EPS थी, 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया था हुकूमत से जो पैसे मिले थे, लेकिन 23 में इन्होंने बड़ा फ्रॉड किया था, 2 नंबरी की थी। 10 रुपये की EPS थी, 11 रुपये की EPS थी तकरीबन, और कोई डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन इन्होंने उसकी वजह ये बताई थी कि इन्होंने अपने कर्जे अदा कर दिए हैं, और इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में ये कहा था कि इनको शेयर होल्डर्स की परवाह है, जो पहले कमी रह गई है वो आगे आने वाले अरसे में पूरी कर देंगे। लेकिन ये अभी भी धोखे पे धोखा देते चले आ रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर में 6.5 रुपये से ऊपर की अर्निंग है, लेकिन कोई डिविडेंड अभी तक नहीं दिया। तो देखें, हमें बिल्कुल नहीं पता कि इन लोगों का क्या इरादा है, ये क्या करना चाहते हैं, आने वाले 6 महीने में भी कोई डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, या कब देंगे। लेकिन इन लोगों की जो हरकतें हैं, ये देखें ना, वो LPL और जो PKGP है वो भी निशात ग्रुप के ही अंदर हैं। तो इनकी जो हरकतें हैं, हमें लगता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, नहीं तो अगले 2 साल के अंदर अंदर कोई एक ऐसा क्वार्टर आएगा जब ये छप्पड़ फाड़ के डिविडेंड देंगे। वो 10 रुपए का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। इसके जब इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए तो फिर इसको लोड लॉक के पास ले गए, क्योंकि हर क्वार्टर में लोग इससे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, लेकिन ये डैश 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 देते ही नहीं है। तो इनकी सेल्स जो है देखें, वो फिर अभी इस क्वार्टर में इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन वही बात है कि सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में पिछले साल अच्छी सेल्स रही, तो अभी भी उम्मीद है अच्छी ही होंगी, ये भी क्योंकि मियां मंशा की कंपनी है। तो बस ये कहने का मकसद ये है कि आप इस शेयर को खरीद के आप इसको सो जाएं तब तक जब तक ये कोई छप्पड़ फाड़ के डिविडेंड दे नहीं देते। मिसाल देते हैं कि 3 साल इन्होंने कोई डिविडेंड ना दिया, मिसाल दे रहे हैं, ऐसा हमें नहीं लगता ऐसा होगा। 3 साल इन्होंने कोई डिविडेंड ना दिया तो फिर 3 साल बाद ये कोई 40-50 रुपए का डिविडेंड इकट्ठा देंगे। तो इसलिए आप इसको ये मत सोचें कि भाई नीचे थोड़ा हो गया है मैं छोड़ दूं, निकल जाऊं, ये करूं वो करूं। आप इसको लेके बस सो जाएं। वो जो पूछते होते हैं ना लोग कि कोई ऐसा शेयर बताएं जो लेके सो जाएं, तो बस इसको आप लेके सो जाएं। अच्छा, सारी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी, क्योंकि जब तक डिविडेंड ये देंगे नहीं तब तक ये शायद बहुत ऊपर ना भी जाए। लेकिन बहरहाल वही बात है कि जितना भी आपने अपना पोर्टफोलियो का मैक्सिमम एक शेयर में रखा होता है, आप चाहें तो इसमें कर दें, या उससे थोड़ा कम करें कि अगर यहां से नीचे 20 रुपए 22 रुपए पे चला जाता है तो और ले लें, और फिर उस दिन का इंतजार करें जब ये अच्छा डिविडेंड देंगे, क्योंकि इस क्वार्टर में इनको देना चाहिए था। इन्होंने अपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में कहा था कि हम शेयर होल्डर्स का ख्याल रखेंगे, लेकिन ये नहीं रख रहे। तो हमें सिर्फ लगता है कि शेयर होल्डर्स को, आम शेयर होल्डर्स को इसमें से भगाना चाहते हैं, ताकि वो लोग खुद ही उनके जानने वाले इस माल को जमा कर लें और वही सारा बेनिफिट हासिल करें। तो आपने इस शेयर को छोड़ना नहीं है। और हमें लगता है कि काफी चांसेस हैं कि अगले 6 महीने में या तो अगले क्वार्टर में, वरना ईयर एंड पे ये छप्पड़ फाड़ के ना भी दें तो मुनासिब डिविडेंड जरूर देंगे। तो अब जी अंदाजा करते हैं कि 24 में भी इसकी EPS तकरीबन 12 रुपए हो सकती है। और क्योंकि देखिए डिविडेंड में इतनी ये डंडियां मारते हैं ना कि अगर एक दफा बीच में अच्छा डिविडेंड दे भी दिया तो हो सकता है उसके बाद फिर देना बंद कर दें, पता कोई नहीं है। तो लॉन्ग टर्म डिविडेंड का हम इसका थोड़ा कंजर्वेटिव होकर सोचते हैं कि 12 रुपए की EPS होगी और 4 रुपए का ऑन एवरेज डिविडेंड देंगे, यानी कि एक साल में 12 रुपए का डिविडेंड दे दिया तो हो सकता है अगले 2 साल ना दें। यू नेवर नो क्या करें, लेकिन एक असेसमेंट की कोई बेसिस रखनी होती है। तो हम अंदाजा करते हैं कि 12 रुपए की EPS होगी और 4 रुपए का ऑन एवरेज डिविडेंड देंगे। तो उस हिसाब से इस रेट पे डिविडेंड यील्ड तो बनेगी तकरीबन 16, और प्राइस अर्निंग जो है वो इसकी 2 है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी अच्छी खासी है, इसकी तो PKGP से भी ज्यादा है। तो असूली तौर पे तो इनका डिविडेंड अगले 4-5 सालों में 30-40 होना चाहिए। बहरहाल ये तो हमें नहीं पता, कभी उनका दिल करे तो ज्यादा फिर से देना शुरू कर दें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और वैसे इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस अगर देखें तो ये
काफी अरसे से नीचे है, लेकिन बीच में एकदम काफी ऊपर चला गया था। ये बिला वजह पता नहीं क्यों इसको 32 पे ले गए, ये धोखा देने के लिए अपनी तरफ से कि अब इसका कोई डिविडेंड आने वाला है। बहुत से लोगों ने खरीद लिया होगा, फिर इसको नीचे यहाँ पे पटक दिया। क्योंकि ये देखें, ये जब यहाँ पे इन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था, तब भी ये डिविडेंड अनाउंस होने से पहले बहुत ऊपर चला गया था। तो ये गेमें निशात ग्रुप में होती रहती हैं कि उनके डिविडेंड की खबर पहले से ही किसी को, बड़े प्लेयर्स को हो जाती है, या तो वो खुद ही बड़े प्लेयर हैं और अपने ही शेयर्स खरीद लेते हैं, या फिर कोई जानने वाले उनके खरीद लेते हैं, और आम इन्वेस्टर्स इसमें से बहुत ज्यादा निकाल नहीं पाते। और उसका तरीका यही है कि आप ये लेके उस दिन के इंतजार में रख लें जब वो अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर दें। तो यही तरीका है इनका। तो बहरहाल ये शेयर भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।